तो आज आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर को बताया जाएगा टोटल ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि कल इसका टेस्ट है दोनों का, इसलिए आप लोग तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के पेपर में कल, ठीक है। चलिए बताते हैं, सबको बढ़िया समझना है, ठीक है, ओके। दे पहला ही क्वेश्चन है विद्यार्थी का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता विद्यार्थीगण कांस्ययुगीन थी। कैसे थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन, ठीक है ना। कांस्ययुगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्य जो है ना, कांस्य जो है आपको, कांस्य जो है बना है आपको तांबा और टीन से। क्या चीज़ बना है? तांबा प्लस टीन से, ठीक है ना। कांस्ययुगीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता को या फिर हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? बोले यस और नो। चलो अब दूसरे और इसके बाद की जो सभ्यता होती है हड़प्पा सभ्यता, पहले हड़प्पा सभ्यता आया था, यस और नो। हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में आया वैदिक सभ्यता। क्या आया विद्यार्थीगण? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इसको बोलते हैं विद्यार्थीगण कांस्ययुगीन। क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन। इसको बोलते हैं लौह युगीन। क्या? लौह युगीन, ठीक है ना। क्योंकि इस समय लोहा का खोज हुआ था। वैदिक काल में किसका खोज हुआ था? लोहा का खोज हुआ था। और इस समय तांबा और टीन का खोज हुआ था, ठीक है ना। हालांकि तांबा का खोज पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी तांबा और टीन दोनों मिलाकर कांस्य बनने लगा था, ठीक है ना। सिर्फ तांबा का पहले बनता था ना, तो यह आपको शेप नहीं बना पाता था। यानी कि जैसे कि टोंगली बनाना है, टोंगली को कुल्हाड़ी बोलते हैं। तो टोंगली बनाना है तो तांबा से बनाते तो बढ़िया से नहीं बन पाता, लेकिन जब उसमें टीन डाल दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो बढ़िया शेप बन गया, ठीक है ना। तो इसलिए कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। ऑप्शन में रहेगा आपको कांस्ययुगीन सभ्यता, ऑप्शन में आपको रहेगा पाषाण युगीन सभ्यता, ऑप्शन में आपको रहेगा ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन में लौह युगीन सभ्यता रहेगा। तो क्या बोलिएगा? कांस्ययुगीन। यस और नो? तुमको समझ में है? बोलो तुम सब लोगों को। चलो ओके। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? तो उस समय बंदरगाह, दूसरा क्वेश्चन है बंदरगाह। बंदरगाह दूगो था आपको, लोथल था गुजरात में, और सूतकांगेडोर था। क्या था? सूतकांगेडोर। दो बंदरगाह था। तो लोथल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल या सूतकांगेडोर, जो भी हमारी सूतकोदा था, इस तरह से कुछ था, ठीक है ना। तो लोथल सबसे ज़्यादा आपको आता है। बंदरगाह समझते हैं? बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे वैसा जगह जहाँ पे जहाज वगैरह, पानी वाला जहाज जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। जैसे हमारे यहाँ बस स्टैंड होता है ना, तो बस स्टैंड में क्या होता है कि बस बहुत सारा लगा रहता है, तो बस में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे बस स्टैंड कहते हैं। ट्रेन पे जाइएगा तो उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? एयरवेज, यानी कि आपको हवाई जहाज से कहीं जाना है तो उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। उसके पर अगर पनिया जहाज से जाना है तो उसको क्या बोल देंगे? बंदरगाह। क्या? बंदरगाह। समझ में आया कि नहीं? तो उस समय लोथल बंदरगाह था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। यस और नो? बंदरगाह कौन सा था? लोथल। इस वीडियो को आप लोग बार बार जाकर देखिएगा, तब जाके आज 3-4 बार जाकर देखिएगा, तो क्या होगा? पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताते, लिखते नहीं हैं, लिखेंगे नहीं, सिर्फ मौखिक बोलेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। यस और नो? चलो, और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पे बोलिएगा, ओके। चलो तीसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्योंकि सिंधु सभ्यता में तांबा भी था और टीन भी था,
तो तांबा कहाँ से प्राप्त, आज भी तांबा वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो तांबा जो है विद्यार्थीगण हम लोग प्राप्त करते थे आपको राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से प्राप्त करते थे विद्यार्थीगण? राजस्थान से। राजस्थान में आपको आज भी हम लोग तांबा वहाँ से प्राप्त करते हैं। वहाँ पे कौन कौन खान है? ज्वार खान है, और कौन खान है, एक और बहुत फेमस था, ज्वार खान भी है वहाँ पे, ठीक है ना, वहीं से। तो राजस्थान याद रखिए। तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान से। समझ में आया कि नहीं? सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? कर्नाटक से। सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? आज भी कर्नाटक से सोना प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कोलार और हट्टी खान है। क्या? कोलार और हट्टी खान है। तो कर्नाटक में हो गया। यस और नो? अगर पूछेगा हीरा कहाँ से होगा, तो हीरा, जैसे कि आप लोग कॉपी में जाके लिख लीजिएगा हम जो जो बोल रहे हैं। हीरा मध्य प्रदेश, हीरा मध्य प्रदेश। मनी पान्ना, पान्ना से। कहा? पान्ना खान है। खान समझते हो ना? खान वैसा जगह होता है जहाँ से नीचे से निकाला जाता था, ठीक है ना, खोद कर। यस और नो? तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विशाल अनागार कहाँ से मिला? विशाल अनागार, विशाल अनागार, विशाल अनागार, विशाल अनागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? विशाल अनागार। और देखिए, एक अनागार होता था, एक विशाल अनागार होता था, दोनों में अंतर है कि नहीं? अनागार का मतलब ये हुआ कि अन्न रखने वाला जगह। अनागार का मतलब क्या हुआ? अन्न रखने वाला। आपके घर में भी आजकल अन्न रखने वाला क्या चीज़ रखते हैं? चावल, गेहूं कहाँ रखते थे? गांव में जब देखिएगा तो जमींदार होते हैं, उनके यहाँ जो होता है बेढ़ी होता है, बहुत बड़ा बड़ा बेढ़ी देखे होंगे। बेढ़ी, कोठी वगैरह होते हैं, अभी भी होता है बहुत जगह पे, ठीक है ना। तो उसमें जब गेहूँ आता था ना, तो उसी में डाल देते थे। तो उसमें क्यों डाल देते थे? क्योंकि जानवर नहीं खाए, या फिर ऊँचे स्थान पर रखते थे। पानी वानी, बारिश उरिश का पानी लग जाता था, बाढ़ आ जाता था, तो उससे बचाव हो जाता था। ऊपर से छाजा उजा लगता था। यस और नो? तो वो बेढ़ी में रखते थे। उसी प्रकार उस जमाने में अनागार हर घर में लोगों के पास होता था, लेकिन वो छोटा छोटा अनागार होता था। लेकिन एक विशाल अनागार मिला, बहुत बड़ा अनागार मिला, तो वो आपको मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ मिला? अब कहिएगा सर मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो अभी के वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। जब हम सिंधु सभ्यता आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उस समय आपको टोटल नगरों के बारे में बताए थे। जैसे आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताए थे, हराप्पा के बारे में बताए थे, कालीबंगन के बारे में बताए थे, लोथल के बारे में बताए थे, चान्होदरो के बारे में बताए थे, धौलावीरा के बारे में बताए थे। बात समझे कि नहीं? बहुत सारे नगर के बारे में बताए थे कि नहीं? ठीक है ना। तो सारा का रिवीजन करना है, आज रिवीजन ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या कितनी थी? कितने कुआं थे बताइए? हाँ बिल्कुल याद है आप लोग, कुओं की संख्या, कुओं की संख्या, कुओं की संख्या कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। कहाँ कितनी थी? कुआं के बारे में हम आपको बताए थे, कुआं के बारे में बताए थे, कुआं के बारे में बताए थे। लोग कुआं से ही पानी निकाल कर पीते थे, पानी पीते थे, प्लस में बहुत ही घर एकाकार करते थे। जहाँ पे नदी दूर होता था तो दूर से, थोड़े उतना दूर से पानी लेकर आएगा रोज रोज, तो कुआं लोग अपने अपने घरों में, घरों के आसपास में खोद लेते थे। यस और नो? उस समय कुआं ही जल का स्रोत हुआ करता था। आज कुआं स्रोत है, देखे गाँव में कहीं कहीं, लेकिन स्रोत कुआं आज नहीं है। आज आपको हर घर में मोटर बन गया है, मोटर से पानी, मोटर टिप दीजिए, ठीक है ना, अब मोटर से पानी निकलने लगेगा। पहले कल से हम लोग चलाते थे, आज भी कल है, लेकिन कल का यूज करते हो आप लोग? नहीं करते हैं। क्या है, आसान काम हो गया भाई, मोटर दबा दिए, टिप दिए और शुरू हो गया। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपको हड़प्पा सभ्यता के लिपि की विशेषता बताए। लिपि, यहाँ के लिपि क्या थे? लिपि समझते हो विद्यार्थीगण? लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। अभी जो हम लोग लिख रहे हैं, समझो अभी जो है, ये मेरा दायां है कि बायां है? बायां है, तो बायां से शुरू करता है। कहाँ से हम लिखते हैं? बाईं से इधर ऐसे लिखते हैं। ये बायां हुआ बाईं तरफ, और ये दाईं तरफ। बोलो यस और नो? बोलो जल्दी।
ठीक है ना। तो इधर बाई तरफ हो गया इधर, तो हम लोग बाई से दाई तरफ के लिखते हैं। अभी कैसे लिखते हैं? बाई से दाई तरफ। तो उस समय कैसे लिखते थे? उस समय उल्टा लिखते थे, ऐसे लिखते थे, इधर से ऐसे मियाँ की तरह, मतलब मियाँ मत कहो, मुस्लिम इस तरह से ऐसे इधर से लिखते थे। तो उस समय की जो लिपि थी वह दाई से बाई की तरफ लिखी जाती थी। क्या? दाई से बाई की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है, ऐसे उल्ट, ठीक है ना। हम लोग इसको उल्टा कहते हैं। अब मुस्लिम लोग हम ही लोग कह देता है कि आप ही लोग उल्टा लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग कहता है कि हम लोग उल्टा लिखते हैं, और हम लोग कहते हैं वो लोग उल्टा लिखता है। अब किसका बात सत्य है ये चर्चा के विषय नहीं है, आगे देखेंगे। तो अगर कहें कि यहाँ पे लिपि कैसी थी, पहली तो लिपि जो है यहाँ की भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक मतलब देख के पता चलता था, चित्र को देख के पता चलता था कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग आज तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। आज हम तो आज हम लिख रहे हैं, जैसे देखो क्या लिखे हैं, बोलो तो सब क्या लिखे हैं। आइए, क्या लेट से आई हो, खुश रहो। तुम पहले आ गई, इसको छोड़ के आ गई हो। झगड़ा करती हो क्या जी तुम लोग आपस में? झोटा झोटी नहीं ना होता है? नहीं करते हो, चलो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप भी ध्यान दीजिए। ये क्या लिखे हैं? बोलिए सब लोग। सुमित लिखे। किसका नाम है? मेरा नाम है। सुमित है तो पहचान में आ रहा है ना। ठीक है, ये बताइए क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे हैं। कहते नहीं, कहीं से कुछ तो लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं तो पता नहीं चल रहा है क्या लिखे हैं। तो उसी समय सिंधु सभ्यता का जो है पहले चित्र उत्र ऐसे बना देता था ही, कुछ चित्र बन गया इस तरह से। पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है पता। और जब ये नहीं पता चल रहा है तो लिपि हम नहीं समझते इसके बारे में। उस समय के लिपि के बारे में हम लोग को ज्ञात नहीं था। इसी को कहते हैं भाव चित्रात्मक, ठीक है ना। तो ये कैसे लिखी जाती थी? दाई से ऐसे देखो, ऐसे है, इधर से लिखा जाता था, यानी कि दाई से इधर। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ के लिपि के बारे में तुम्हारा छूट गया बहुत। आगे देखिए, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है वर्तमान में? तो बताए थे, याद कीजिए। पाकिस्तान में है। कहाँ है? एक मोंटोगरी में है और एक लड़काना में है। लकराना में कि लड़काना में, ठीक है ना। तो लड़काना छोड़ दीजिए, समझिए कि हड़प्पा, देखो सिंधु सभ्यता के दो बड़े बड़े राज्य नगर थे, वह हड़प्पा था तथा मोहनजोदड़ो था। ये दोनों पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है विद्यार्थीगण? हड़प्पा, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जोदड़ो दोनों कहाँ है विद्यार्थीगण? पाकिस्तान में। हालांकि हम जितना भी आपको नगर था, लगभग 10-12 गो नगर लिखवा दिए हैं कि किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, तथा कौन खोजकर्ता किया तथा कब खोज किया गया, ये सब हम लिखवा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापार होता था? अब इसको समझना है आप लोगों को, तो समझा देते हैं। मिटाने वाला कहाँ है? देखिए, ये जो मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ओरिजिनल एग्जाम हो यानी कि फाइनल एग्जाम हो, चाहे कल मैं जो टेस्ट लेने वाला हूँ उसमें। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? तो समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन जो है हम खुद से बनाया गया क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको हड़प्पा सभ्यता का लोग व्यापार कहाँ करते थे, समझे कि नहीं? तो मान लेते हैं कि आपको इस तरह से हड़प्पा सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। इंडिया का कुछ पार्ट है इस तरह से, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता मान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम दिया गया है सिंधु सभ्यता। क्या? सिंधु सभ्यता। तो ये लोग यहाँ पे जो लोग रहते थे, यहाँ पे जो लोग रहते थे, ये लोग व्यापार कहाँ से करते थे? व्यापार का मतलब समझिए, आज हम लोग व्यापार कहाँ से करते हैं? आज हम लोग अलग अलग देशों से करते हैं, जिसमें से अमेरिका आ जाएगा, रूस आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। बात समझ कि नहीं? बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करते हैं क्योंकि बहुत सारे देश हैं। यस और नो? लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस समय आज से 4500 साल पहले जो सभ्यता थी, आज से 4500 साल पहले जो सभ्यता हड़प्पा थी, ये लोग व्यापार कहाँ से करते थे? तो समझिए, यहाँ पे आपको मिस्र है। क्या? मान लीजिए यहाँ पे मिस्र है। क्या है? तो एक मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है ना। एक यहाँ पे ईरान है। क्या है? ईरान है। और यहाँ पे इराक है। क्या है? इराक है। तो इनके साथ, इनके साथ और इनके साथ, इन तीनों के साथ ये जो व्यापार करते थे, ये तीनों के साथ व्यापार करते थे। किसके साथ? इराक के साथ, ईरान के साथ और मिस्र के साथ, ठीक है ना। इराक को ही उस समय कहा जाता है मेसोपोटामिया। क्या बोला जाता है? मेसोपोटामिया। पोटामिया, मेसोपोटामिया। इराक को सभ्यता को मेसोपोटामिया के नाम से हम लोग जानते थे। यस और नो? तो हम लोग किन किन देशों से करते थे विद्यार्थीगण? ईरान से, इराक से और मिस्र से उस समय हम लोग व्यापार करते थे। समझ में आया कि नहीं? कोई पूछेगा आपसे कि सिंधु सभ्यता के लोग किन लोगों के साथ, किस देशों के साथ या किस सभ्यता के साथ ये लोग व्यापार करता था? तो मिस्र के साथ, इराक के साथ, ईरान के साथ। समझ में आया? जब पूरा आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप लोग को सिखाएंगे हम वर्ल्ड मैप कैसे बनाते हैं तथा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन सा देश है, ये सिखाएंगे। साथ ही साथ सिखाएंगे कि भारत का मैप कैसे बनाया जाता है और भारत में कौन सा राज्य किस कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है ना। ये सब, उसके बाद बिहार, ये 3 गो मैप आप लोगों को बिल्कुल रटिफिकेशन करवा देंगे और याद करवा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिता, फादर ऑफ सर्वेक्षण, ठीक है ना। यानी कि ये कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कहते थे आपको किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो यही पूछ रहा है कि उस समय कौन थे, तो बोल दीजिए अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन बने? तो कनिंघम साहब बने, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? बताए थे। अब बताइए, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, इंग्लिश में कै गो लेटर होता है? बोलो जी। A to Z अब काउंट कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 26 गो। इंग्लिश में 26 को से ज़्यादा कोई लेटर होता है ABCD में? उसी ABCD में पूरा इंग्लिश है कि नहीं? जो भी इंग्लिश होता है उसी में होता है ना। तो इसे कहा जाता है कि चिन्हों की संख्या, लिपि। अच्छा, ये जो इंग्लिश है इसका लिपि क्या है? इसका लिपि क्या है बोलिए? रोमन है, रोमन है। क्या है? रोमन है। इसका लिपि क्या है? रोमन। हम जो हिंदी लिखते हैं, हिंदी में कई गो, हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होइएगा, देवनागरी है। अच्छा ये हो गया। इसमें चिन्हों की संख्या कितना है? तो इसमें एक स्वर वर्ण है, एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। व्यंजन वर्ण है तो स्वर वर्ण में 11 गो है। क्या गो है? अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, री, ओ, औ, पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ है। व्यंजन वर्ण में 33 गो है। कितना है? 33 गो है। कितना है? 33 गो है। मुख्य रूप से और भी कुछ नया ऐड किया गया है। तो कुल मिला के कितना है? लगभग 44 गो है, लेकिन वैसे कहा जाता है शायद 52 गो है, ठीक है ना। खैर छोड़ दीजिए, मान लीजिए 52 गो है। कितना है?
तो चिन्ह कितना है? अभी जो हम लोग हिंदी लिखते हैं उसमें कितना चिन्ह है? लगभग 52 को चिन्ह है। जब हिंदी बताएंगे तो पूरा तोड़ के बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन तत्काल में भी हिंदी नहीं बता रहे, अभी क्या बता रहे हैं? अभी इतिहास बता रहे हैं, इतिहास का पहला चैप्टर, ठीक है ना। उसका रिवीजन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या चीज़ के लिए? देखिए तो वीडियो चल रहा है, हम दिख रहे हैं। चलिए अब जो है व्यंजन, हाँ तो इसमें चिन्हों की संख्या, इसे ही चिन्ह कहते हैं। क्या है? चिन्ह। यानी कै गो चिन्ह है इसमें? 52 गो है। इंग्लिशों में कै गो चिन्ह है? 26 गो है। तो उस समय जो हिंदू सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो वहाँ पे चिन्हों की संख्या कितनी थी? सिंधु सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या कितनी थी? चिन्हों की संख्या विद्यार्थीगण 375 से लेकर आपको 400 के बीच में था। कितना था? सोचिए कितना टफ हुआ करता था। अभी हिंदी तो मात्र 52 गो में हालत खराब हो जाता है। हिंदी से आसान क्या होता है? इंग्लिश होता है। इसमें क्या गो रहता है? 26 गो। और इसका दुगुना किस में रहता है? हिंदी में, जिसमें आपको स्वर्ण वर्ण पढ़ना है, व्यंजन वर्ण पढ़ना है। लेकिन कहिए सर हड़प्पा सभ्यता आज से 4500 साल पहले जो सभ्यता थी उसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो बोलिएगा 375 से लगभग 400 के बीच में चिन्हों की संख्या। याद होगा उस समय का पढ़ाई कितना टफ हुआ होगा, सोचिए। आज ही 52 गो में याद नहीं है। पूछेगा 52 गो कौन कौन है, तो तुम लोगों को कहेगा जा 33 को तो याद है, ओ आ ई आ क ख ग घ ल च छ छ, ठीक है ना, ये सब याद है। लेकिन है 375 से 400 याद करना कितना टफ हुआ कर, बात समझ कि नहीं। तो इनका लिपि कैसे था? है से एगो लिपि ई हो गया, ई अक्षर हो गया, ये क्या है? है देखिए ये क्या है? नहीं पता, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया इसको, तो हम कैसे पढ़ पाए? तो इसी तरह लोग उस समय लिखते थे, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे। तो लिपि में कितने चिन्ह होते थे उस समय हड़प्पा सभ्यता में? 375 से 400 के बीच में। 375 से 400। अगर आपको कोई पूछेगा 380 तो सही है कि नहीं? कह दीजिएगा हाँ सर, 375 से 400 के बीच में 380 आता है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप में जाएंगे तो आप लोग को ऊपर से जाएगा। क्योंकि हम लोग कंपटीशन में ये सब बहुत डीपली पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें बताएंगे आपको। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, शिल्प उत्पादन, ध्यान दो। शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन मतलब कि हाथ से बना। उस समय हाथ से सब चीज़ बनता था, आज ना मशीन से बन गया है। उस समय हाथ से ही सब चीज़ बनाया जाता था। तो सबसे ज़्यादा हाथ से कहाँ पे सामान बनता था उसे शिल्प उत्पादन करते हैं। तो चान्हुद्रो जगह है, कहाँ है? चान्हुद्रो कहाँ जगह है? चान्हुद्रो। ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो चान्हुद्रो में सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन होता था। सबसे ज़्यादा सामान कहाँ बनता था? चान्हुद्रो में। बोलो तुम भी, कहाँ बनता था? ध्यान यहाँ पे है कि नहीं है? यहीं पे ध्यान रखिए, कि नहीं कि यहाँ बैठ गए हैं, घर पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसी को कहावत कहा जाता है, बैठे हैं पूजा पर मन है, कि बैठे हैं पूजा पर मन है पूजा पर? नहीं, ऐसा नहीं। तो चलिए ऐसा नहीं रखिए। तो बताइए विद्यार्थीगण, शिल्प उत्पादन में सबसे एक नंबर पे कौन था? शिल्प उत्पादन में कौन था? बताइए। भारत के जो सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के प्रथम जनरल कौन थे? सर्वेक्षण का प्रथम जनरल कौन थे? कनिंघम, अलेक्जेंडर के यहाँ। हड़प्पा कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? कुओं की संख्या कितनी है? भारत किन किन देशों से व्यापार करता था? भारत में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? भारत में सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? भारत में मनी कहाँ से, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ वहीं। भारत का बंदरगाह कहाँ था? मैंने सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? बोलिए अभी आप बताइए जल्दी। लोथल था। कहाँ था? लोथल था। तुम लोग ना है महाराजे की तरफ बैठा हुआ है, अरे स्टूडेंट की तरफ बैठो है इसे, ठीक है ना। हाँ 374 नहीं होगा, 375 लिखा है तो 375 ना कहेगा।
हम कहेंगे तुम्हारा एज जो है 12 साल से लेके 20 साल के बीच में होगा, तुम 10 साल का थोड़े होगा, नहीं ना होगा। देख अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत का, हल से जुते हुए, देखिए हल से जुते हुए खेत, यानी यह एक ऐसा जगह था जहाँ पे प्रमाण मिला है कि वह खेत है, क्या है, वो खेत में हल चलाया हुआ है, उसी का प्रमाण मिला है। तो उसी को कहा जाता है कि हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से। कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। कहाँ से मिला है, कालीबंगन, कालीबंगन, ये सुनो। तो अगर पूछेगा कि हल से जुते हुए साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में पढ़ाए थे, कालीबंगन राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है, ये जो वीडियो बन रहा है ना, आप लोग जाके घर पे देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा ना, तब जाकर समझ में पूरा आएगा। जो हम बता रहे हैं मेन उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संघ से, संघ का वस्तुओं का, संघ से बना वस्तु कहाँ मिलता था, संघ, संघ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता था, तो शंख भी बताए थे, याद कीजिए। शंख बताए थे कि नहीं, बताए थे, नागेश्वर में मिलता है। क्या, नागेश्वर में मिलता था, नागेश्वर। बालाकोट और नागेश्वर बताए थे, बालाकोट अभी महाराष्ट्र में है, नागेश्वर उसी के आसपास में है। यस और नो। तो नागेश्वर में शंख सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते थे, शंख समझते हैं ना, समुद्री किनारा जो शंख होता था वो, तो शंख कब कहाँ मिलता था, नागेश्वर। यस और नो। हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या था, पतन, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का जो सभ्यता था वह पतन, पतन समझते हो ना, पतन का मतलब खत्म, पतन का मतलब खत्म, खत्म का मतलब अंत, यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे अंत हो गया, तो इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ आने के कारण से हो गया होगा, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण क्या है, तो इसमें कह सकते हैं कि लगातार अकाल पड़ सकता था या बाढ़ हो सकता था, चाहे जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है, बाढ़ की, बाढ़ आया होगा बड़ी भयंकर, चूँकि नदी के किनारे लोग रहते थे और उस समय ऐसा व्यवस्था, बांध उन थोड़े बढ़ा था, आया होगा पूरा पानी, बहुत ज़्यादा आया होगा, खूब बारिश हुआ होगा, खूब चारों तरफ पानी पानी हो गया होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में लोग व्यवस्था नहीं किया होगा, डूब के मर गया होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन एग्जैक्ट क्या, आप लोग खुद समझदार हैं। पेड़ पे कोई चढ़ जाता, कितना दिन, कहीं सांप काट लेता, कोई जानवर चढ़ जाता, उस समय जानवर भी ज़्यादा थे। चलिए, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, वहीं से। फिर कहता है कि सिंधु नगरवासियों के प्रिय पशु कौन थे, यहाँ के प्रिय पशु कौन थे, प्रिय पशु बोलिए। एक सर, कुंवर वाला, कुंवर वाला सांड है, सांड है, सांड सही लिखे हैं क्या, सांड है, सांड सही लिखे हैं, और होगा क्या होगा, साढ़ू वाला लिख दिए, साढ़, कुंवर नहीं निकला होता है यहाँ पे, ठीक है ना, उसे ही कहते हैं, ठीक है ना। तो कुंवर ना होता है जी, कुंवर, ठीक है ना, कुंवर वाला साढ़, ठीक है ना, कुबर वाला, कुंवर बोलने भी नहीं आ रहा है हमको, कुबर वाला साढ़। बात समझ में आए कि नहीं। प्रिय पशु क्या था, अभी वर्तमान में हम लोग का प्रिय पशु कौन मानते हैं, प्रिय पशु गाय को मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय पशु क्या है, बोलो, बाघ। क्या है, बाघ। क्या कह रहा है, तुम लोग कितने, तुम लोग ये भी नहीं मालूम है, जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। देखो, सिंधु सभ्यता जो था ना, आपको समझाते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता अभी भारत देश है, तो भारत देश क्या चाइना है, अभी चाइना है, चाइना कोई देश है, चीन, चीन चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, नाम सुने हैं, तो ये सब है। भारत है तो ऐसा भी है। तो भारत किसको समकालीन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कि जब भारत देश था तो कौन कौन देश था,
तो ये सब देश था। उसी समय आपको सिंधु सभ्यता जब था तो इसके समकालीन कौन कौन था, इसको समकालीन कौन कौन था, समकालीन का मतलब उस समय और कौन था, समकालीन सभ्यताएं कौन थी। तो देखिए हम बताए थे आपको समकालीन कौन कौन था। मिस्र की सभ्यता थी, किसकी थी, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया पोटामिया की सभ्यता, की सभ्यता। और उसके बाद में कहाँ गया जी, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, क्या, चीन की सभ्यता। इतना ही सभ्यता था, यही 3 गो सभ्यता चल रहा था। सिंधु सभ्यता के साथ साथ कौन कौन सभ्यता भी था, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता बताए थे, यहाँ मिस्र था। उसके बाद मेसोपोटामिया बताए थे, इराक को मेसोपोटामिया। चीन नहीं बताए थे, चीन उधर था, आज भी उधरे है, हिमालय के उस पार, चांद के उस पार नहीं, हिमालय के उस पार था। अब देखो विद्यार्थीगण, मेसोपोटामिया ये सब आपको था। अब एक जो ऑप्शन दिया है क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ये नहीं था उस समय, ये नहीं था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन नहीं था, तो क्रीट की सभ्यता नहीं थी। क्रीट की सभ्यता बहुत बाद में आया, या वैदिक सभ्यता भी बहुत बाद में आया। सिंधु सभ्यता जब सभ्यता थी तो उस समय कौन कौन सभ्यता था, मिस्र की सभ्यता, बोलो सब, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। समझ में आया कि नहीं। तो ये सभ्यता थी, ये सभ्यता नहीं थी। कल टेस्ट है आप लोगों का, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कल टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना इसी में से आएगा, और जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा इन सभी में, ठीक है ना, उनको एक उचित इनाम दिया जाएगा। इसलिए जो हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को बार बार जाकर देखिएगा तो आप क्लियर हो जाएगा और सबसे अच्छा नंबर लाइएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कौन थी। भारतीय उपमहाद्वीप मैंने भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन थी, तो सिंधु सभ्यता थी, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट कहता है हड़प्पा का उत्खनन किसे, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नगर का उत्खनन करता मतलब कि उसको कौन पता लगाया था, ठीक है ना। तो दयाराम साहनी थे। क्या नाम था इनका, दयाराम साहनी थे, ठीक है ना। हालांकि हम ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही चैप्टर में, जो बहुत पहले बताए थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921। फिर सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल सिंधु बाग कहा जाता है, सिंधु सभ्यता में कौन सा सिंधु बाग के नाम से जानता है, क्या, सिंधु बाग। किस नगर को सिंधु बाग के नाम से जानते हैं, तो मोहनजोदड़ो। क्या, मोहनजोदड़ो को आपको सिंधु बाग के नाम से भी जानते हैं, सिंधु बाग के नाम से जानते हैं। अगर तुमसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर को सिंधु बाग के नगर से जानते हैं, तो क्या बोलिएगा, मोहनजोदड़ो। किसको, मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय बहादुर साहनी ने, दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था, तो हड़प्पा नगर का खोज किया था। किसका किया था, वहीं उल्टी दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था तथा कब किया था। अब उसके बाद में हड़प्पा हो गया, तो मोहनजोदड़ो है ना, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी। कौन, राखल दास बनर्जी कब किए थे, 1922 में। कब किए थे, 1922 में। तो इससे आपको 4 क्वेश्चन अभी हम बताए कि हड़प्पा नगर का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी। कब किए थे, 1 साल बाद, 1922 में। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, सिंधु बाग। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, सिंधु बाग। अब मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा नगर को आपस में इसको बोला जाता है जुड़वा नगर। क्या, अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में जुड़वा नगर किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि सर सिंधु सभ्यता में आपको जुड़वा नगर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को कहा जाता है। क्या, मोहनजोदड़ो तथा
हड़प्पा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो सिंधु शब्द, क्या नाम है इसका? सिंधु भाषा। क्या है? सिंधी भाषा है। क्या है? सिंधी भाषा है। अगर तुमसे कोई पूछेगा विद्यार्थीगण कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सा भाषा है, तो सिंधी भाषा है। कौन सा भाषा है? मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा है? सिंधी भाषा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा में है? सिंधी भाषा में है। जैसे ये बताइए, ये किस भाषा में है? CAT कैट कौन भाषा है? इंग्लिश है कि हिंदी है? इंग्लिश है। अ कैट मीन्स बिल्ली। तो देखो ये आपको इंग्लिश भाषा में हो गया, ये हिंदी भाषा में हो गया, दोनों का मतलब सेम है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो उस समय किस भाषा में था? तो ना हिंदी था ना इंग्लिश था। कौन भाषा था? सिंधी भाषा था, और जिसका मतलब क्या होता था? मृतकों का टीला। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जी। आ रहा है तो थोड़ा सा बोलिए कि आगे पढ़ाए। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? पहले ही बताइए। बोलो जी, बोलिए। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? बोलो। देखो आपको जैसे यहाँ का हड़प्पा लिख देते हैं, हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा किस नदी पे है? किस नदी पे है? रावी है। अब मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। क्या है? सिंधु नदी पे। बात समझे कि नहीं? अगर तुमसे पूछा है कि हड़प्पा किस नदी पे है, तो रावी। अगर कोई पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, तो सिंधु। ये दिमाग में रखिएगा। चूंकि यह इंटर का 12th क्लास है तो इससे भारी ज़्यादा नहीं पूछता, इसलिए इसमें हल्का हल्का हम डाले हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी कांस्य युगीन जो सभ्यता था उसका सबसे बड़ा नगर, मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा नगर कहते हैं। क्या? सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर कहाँ कौन सा है? मोहनजोदारो। कौन? मोहनजोदारो। अच्छा, आप लोग कहिए कि सर कभी कभी आप मोहनजोदारो बोल रहे हैं और कभी कभी मोहनजोदड़ो बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो चूंकि हम CBSE के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश में मोहनजोदड़ो को मोहनजोदारो बोला जाता है। क्या? इंग्लिश में मोहनजोदारो बोलते हैं और हिंदी में मोहनजोदड़ो बोलते हैं। तो नाम कोई कोई देखिएगा कि हिंदी का नाम अलग होगा, इंग्लिश का नाम अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल, अरस्तु का नाम सुने हो? चलो अरस्तु के छोड़ो, सिकंदर का नाम, अरस्तु का नाम नहीं सुने हो? अरस्तु को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में अरिस्टिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिस्टिटल। तो इंग्लिश में अरिस्टिटल पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए हड़प्पा जो टीला था, ये हम बताए थे आपको, हड़प्पा टीला जो था उसको सर्वप्रथम 1826 में मैसन ने किया था। कौन किया था? मैसन। हम इसका कहानी बताए थे आपको शुरू में कि मैसन नाम का जो आदमी था वो सबसे पहले देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारा क्या है, ईंट वगैरह है, तो उसको ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया। ये कब की घटना है? 1826 की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा टीला का यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले किसने देखा? तो बोलिएगा मैसन। किसने देखा था? अब वो कब देखा था? 1826 में। याद हो जाएगा। यही क्वेश्चन हम अगर पूछ देंगे तो ज़रूर कल बनाइएगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? इसका प्रशासन कैसा था? प्रशासनिक डिपार्टमेंट कैसा था? तो नगर पालिका था। क्या था? नगर पालिका, क्योंकि नगर से संबंधित था। जो कि हड़प्पा जो था ना वो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी?
शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। हम आपको बताया था कि शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं इसे। हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ शहर जैसा था। नाली का व्यवस्था एक नंबर था, घर बिल्कुल प्रॉपर ढंग से बने हुए थे, व्यापार होता था, बहुत बड़े बड़े शिल्पकार थे, यानी कि शिल्प यानी कि निर्माण होता था, हर वस्तु का आयात होता था, निर्यात होता था, वस्तु खरीदा जाता था, वस्तु बेचा जाता था। तो ये सब जो है शहर का, ये सब मेरिट में आता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता। आपके पास दो ऑप्शन दिया जाएगा, ध्यान दो। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक ऑप्शन रहेगा शहरी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन रहेगा ग्रामीण सभ्यता। क्या मारिएगा? शहरी सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको हम बता दी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देख रहे हो इतना सारा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये सब कल जो है बिल्कुल एग्जाम में आप लोग जाके घर पे अच्छे से पढ़िएगा। कल इसका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का। यस और नो? है 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स में जो अच्छा मार्क्स लाएगा, 1 नंबर पे जो आएंगे, उनको एक उचित इनाम दिया जाएगा। उचित इनाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उचित इनाम दिया जाएगा। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मेसोपोटामिया। कौन बोला है? नक्शा फोड़ देंगे मार के। कौन बोला था? बताओ तो जरा। मेसोपोटामिया था। ए गधा कहीं का। मेसोपोटामिया, वहाँ मेसोपोटामिया तो था ही नहीं, उधर था। हाय बौखलेट कहीं का। हम पूछेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बोल देगा अमीर का। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है कि नहीं? राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार में है गधा कहीं का। यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। सही में तुम लोग पढ़क्कर है, 1 नंबर का। कुछ नहीं जानता है तुम लोग। ये बैच में तुम लोग अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो धातु में ये जानते थे। किसको जानते थे बता रहे हैं। तांबा को जानते थे कि नहीं? तांबा को जानते थे, टीन को भी जानते थे। ठीक है ना। सोना चांदी को भी जानते थे। चांदी का भी है चर्चा। चांदी को भी जानते थे, सोना को भी जानते थे। ठीक है ना। लेकिन लोहा को नहीं जानते थे। लोहा को नहीं जानते थे। तो अरे इस चीज तो क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी किस धातु को नहीं जानते थे। तो लोहा को नहीं जानते थे, बाकी सबको जानते थे। बात समझ में है कि नहीं? लोहा उस समय नहीं था। आज लोहा है कि नहीं? आज तो जिस पे बैठे हैं बेंच वो तो लोहे का बना हुआ है। तो आज तो हम लोहा से घिरे हुए हैं। उस समय लोहा नहीं था, लेकिन तांबा था, टीन था, सोना था, चांदी था, पन्ना था, पता नहीं क्या क्या था। ठीक है ना। लेकिन हई लोहा नहीं था। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या चीज़ से परिचित नहीं थे। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रपात अवतल चक्की किस पुराविद में प्रकाश डाला है? ये तो मैके है। चलिए इसको बाद में। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? प्रमुख देवता कौन थे सिंधु सभ्यता के? प्रमुख देवता को लोग मानते थे उस समय शिव जी थे। क्या? शिव को मानते थे। शिव जी को। क्या प्रमुख देवता कौन थे? शिव। क्या था? शिव थे। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ संबंध नहीं था? आप समझो। सिंधु सभ्यता के बताया कि व्यापारिक संबंध किसके साथ था? व्यापारिक संबंध। अभी व्यापार किस किस से करते थे? जल्दी बोलो। इराक से करते थे, ईरान से करते थे, मिस्र से करते थे, अभी ना बताए थे। लेकिन चीन से नहीं करते थे। चीन से व्यापारिक इनका नहीं था। चीन से करते थे। तो देखिए अगर 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से अगर 3 गो में करता है, 1 गो में नहीं करता है, तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देश के साथ व्यापार नहीं करते थे। तो आपको इन सब से करते थे, इससे नहीं करते। समझ में आया कि नहीं?
तो सिंधु सभ्यता के लोग किससे भी पार नहीं करते थे? अगर तुमसे पूछेगा क्यों नहीं करते थे? दूर नहीं था, दूर तो है ये सब था, चीन तो बगल में था, काहे नहीं करते थे? क्योंकि चीन जो है पहाड़ के उस पार में, देखो ये दिख रहा है, ये पूरा भारत है और चीन यहाँ पे, चीन देखा चियाना चीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए है बीचों बीच एक क्या है, हिमालय पर्वत है, क्या है, जो लगभग आपको 8,000 फीट ऊपर है, 8,000 मीटर ऊपर है, यानी कि 6 से 7 किलोमीटर ऊपर है। और ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं है, वो पूरा बर्फ से जमा है, वहाँ पे जाइएगा तो मर जाइएगा। तो मरने जाएगा उधर नहीं ना जाएगा, इधर तो आराम से पैदल चला जाता था सब, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए लोग नहीं करता था। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था ये तो बता ही दिए। अब उसके बाद में हराप्पा किस नदी पे, यही बता दिए। लोथल किस नदी पे, एक लोथल भी पूछता है, देख लीजिए। जैसे हराप्पा किस नदी पे है, बोलिए विद्यार्थीगण। अभी ने बताया रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी पे, जल्दी बोलो। मोहनजोदड़ो जल्दी बोलो। सिंधु नदी पे है। अच्छा ये बताओ कि एक क्या नाम बोल रहा है, लोथल, लोथल बंदरगाह था ना, लोथल किस नदी, भोगवा, किस नदी, भोगवा, याद करो तो, लोथल किस नदी, लोथल किस नदी, भोगवा नदिये पर था कि नदी किनारे था? कोई भी देश होता है, चाहे राज्य होता है, चाहे स्टेट होता है, चाहे शहर होता है, तो नदी किनारे होता है कि नदिये पे होता है? किनारे होता है। कहाँ होता है? किनारे होता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग इन बता दिए। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुटकोटा से मिला है। ठीक है, चलिए यही टोटल क्वेश्चन था। और भी है क्या? अच्छा इधर भी है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ है विद्यार्थीगण? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ये दोनों चोट्टा कहाँ है? सॉरी, पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? चोट्टा नहीं कहना चाहिए, चूँकि हमारी सभ्यता है ना, भले पाकिस्तान आज चोट्टा हो गया है, लेकिन शुरू 1947 के पहले तो साथ ही थे हम लोग। चान्होदरो हो गया, मोहनजोदड़ो का बंदरगाह हो गया, आपको लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सब चीज़ बता दिए। मेन सारा क्वेश्चन हम बता दिए। लगभग कितना क्वेश्चन है इसमें? 55 क्वेश्चन बता दिए। कितना क्वेश्चन बता दिए? 55 क्वेश्चन आई हैव डिस्क्राइब्ड 55 क्वेश्चन। नाउ you have to learn all the question answers. Tomorrow the exam will start at the same time 8 o'clock to 10 o'clock. ओके, कल आपका इसी समय से आपका एग्ज़ाम होगा। अगर नंबर आया, कम आया, जिसका भी कम आएगा उसको पंखा में उल्टा टांग दिया जाएगा और टांग के पंखावा चला देंगे। लेकिन संयोग से पंखावा खराब हो गया है वो नहीं, वो खराब है। अभी चूँकि ठंडा में सब खराब हो गया था, अब गर्मी आ गया तो धीरे धीरे चालू होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बताइए आप लोग की पूरे सभ्यता में क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आया? हालांकि हम जब पढ़ा रहे थे तो बहुत ही डीपली बताए थे, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप था वही हम आपको बताए हैं। यस और नो? एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहरे किसकी बनी होती थी? मुहरे, मुहरे किसकी बनी होती थी? तो मुहरे आपको सेल खड़ी एक पत्थर होता था। क्या होता था? पत्थर, बहुत मुलायम पत्थर। कैसा था ये? मुलायम पत्थर था। मुलायम पत्थर था, इसी से आपको मुहरे बनता था। ठीक है ना, मुहरे बनता था। और क्या था? बंदरगाह हो गया। सिंधु सभ्यता के नृत्य करती हुई लड़की। हाँ एक और है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से बना है? नृत्य करती हुई ठीक है ना, नृत्य करती हुई क्या? लड़की की मूर्ति। लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। 2-4 क्वेश्चन अभी छूटा हुआ, उसको भी बता देते हैं। मोहनजोदड़ो से, यानी कि इसमें अब ऐसे दिखाया हुआ है, कुछ इस तरह से है। ठीक है ना,
ठीक है, इस तरह से कुछ है उसमें। इसका मतलब है कि नृत्य कर रही है, इसका मतलब उस समय भी क्या था, लोग नृत्य करता था, यानी डांस होता था। आज भी कई लड़कियां डांस करती है, लड़के भी करते हैं, लेकिन वायरल कौन हो जाती है, लड़की हो जाती है। कौन हो जाती है, लड़की हो जाती है। लड़का वायरल क्यों नहीं होता है, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। किसको पसंद करते हैं, लड़की अंदर से कितनी भी काली हो, अंदर से लड़की कितनी भी काली हो, लोग उसको पसंद ज़रूर करते हैं। बात समझे कि नहीं। तो आप लोगों को बता रहे हैं लड़कियों से क्या करिएगा, ज़्यादा दूर रहिएगा। दूर ही रहना उचित होगा, क्योंकि भरोसा करने लायक नहीं होती है। बात समझे। चलो, तुम लोग दुखी नहीं होना, लड़की, हाँ बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो क्या ही बोला, छोड़। हो गया कि नहीं कंप्लीट। तो यही आपका क्वेश्चन आएगा। अब इंग्लिश का थोड़ा सा क्लास कर लेते हैं। ओके, चलो, इंग्लिश के लिए वीडियो नहीं बनेगा। हाँ, एक और चैप्टर है क्या। चलिए देखिए विद्यार्थीगण, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर कल दूसरा चैप्टर का भी टेस्ट है, तो दूसरे चैप्टर से संबंधित भी हम बता देते हैं। समझिए क्या क्या क्वेश्चन है। हालांकि हम इसका वीडियो ही बनाए हैं, आप वीडियो भी देख लीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम इसका दूसरा चैप्टर से संबंधित भी आपको बता देते हैं। ओके, ठीक ना, चलो ओके। काहे रो रही है, मत रो, नहीं रो रही हो। अच्छा, किसको नींद लग रहा है, रात को ऑर्केस्ट्रा नहीं देख लिए थे आप लोग। हाँ, अच्छा, आप लोग ऑर्केस्ट्रा नहीं देखते हैं। हमारे गांव में तो लड़की लोग भी बहुत देखती हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, पहला ही क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए कि विद्यार्थीगण कुछ चीज़ को समझिए। जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर दूसरा है, उसका नाम क्या है, राजा किसान और नगर। तो इस नगर में हम लोगों को मगध के बारे में पढ़ना था। क्या, मगध के बारे में पढ़ना था। मगध के बारे में हम बताए थे कौन कौन राजवंश हुआ, तो उसमें हमको ट्रिक बताए थे, मौसुक, हसीना मौसुक 7। याद है कि भूल गए, हसीना मौसुक 7। तो उसमें कौन कौन था, ट्रिक क्या था, इस पे वंश कौन कौन थे वो हम ट्रिक बताए थे। फिर से लिख देते हैं, हसीना मासुका 7। हसीना मासुका 7। अब मासुका का मौ हो जाएगा मौसुका। ह से हर्यक वंश, क्या, हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। ना से नंदवंश, कौन बोल रहा है, नागवंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। का से कर्ण वंश। उसके बाद सातवाहन वंश। इतने वंश है, ये वंश है। और इस वंश में हम लोगों को मौर्य वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थोड़ा सा नंद वंश पढ़ना है, ठीक है। हालांकि ये पढ़ा दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। इसी के बाद आ जाता है, इसके बाद आता है गुप्ता पीरियड। क्या होता है, गुप्ता साम्राज्य। तो गुप्ता साम्राज्य में आपको, गुप्ता साम्राज्य में समझिए, गुप्ता साम्राज्य में एक नंबर पे थे श्रीगुप्त। कौन थे, श्रीगुप्त। एक नंबर पे कौन थे, श्रीगुप्त। 2 नंबर पे थे घटोत्कच। क्या था, घटोत्कच, ठीक है ना।
3 नंबर पे थे आपको चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त के बाद में थे समुद्रगुप्त। क्या थे? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद में थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो थे आपको कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त थे या स्कंदगुप्त थे, याद नहीं आ रहा, जो भी हो, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़ना था? समुद्रगुप्त के बारे में। यानी एक सिक्का जारी होता है। क्या होता है? मान लो कि उस समय सिक्का जारी हुआ और इस सिक्के पे जो है बीना बजाते हुए, क्या? बीना बजाते हुए किसी का फोटो डाला गया, किसी राजा का फोटो डाला गया। जैसे कि अब सरस्वती जी का देखिए, सरस्वती जी का देख रहे हैं ना, तब बीना बजाते ऐसे बैठी हुई है, बीना लिए हुए, बस समझे कि नहीं। तो उसी प्रकार किस राजा को सिक्का पे बीना बजाते हुए पिक्चर का है, तो उसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। उसका क्या नाम है? समुद्रगुप्त। क्या नाम है उसका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या नाम है विद्यार्थीगण? समुद्रगुप्त। एक ही राजा थे जो बीना बजाते हुए। अच्छा, अभी सिक्का पर किसका फोटो देखते हैं आप? गांधी जी का। रुपया पर भी देखते हैं कि नहीं? सिक्का पर नहीं देखते हैं, रुपये पर देखते हैं कि नहीं? सिक्का पर तो अशोक स्तंभ है। के देखिए, बहुत कुछ जानकारी आपको धीरे धीरे मिलेगा, उसके लिए इत्मीनान से यहाँ समझना है। जैसे आप बोले, ये क्वेश्चन आपके लिए नया था कि नहीं, कि सिक्का पहले तो सिक्का ही नहीं, रुपया नहीं चलता था। पहले क्या चलता था? सिर्फ सिक्का चलता था। तो जो राजा आता था ना, अपने ढंग से सिक्का ढलवा लेता था। कोई चांदी का सिक्का, कोई सोना का सिक्का, कोई तांबा का सिक्का, कोई कांस्य का सिक्का। बात समझे कि नहीं? तो जब समुद्रगुप्त आया ना, तो ये भी बहुत सारा सिक्का निकलवाया, लेकिन अपना ही बीना बजाते हुए उस पर पिक्चर लगवाया। बात समझे कि नहीं? फोटो लगवाया। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि बीना बजाते हुए कौन से राजा हुए जो सिक्का निकलवाए थे, तो क्या आंसर होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब के थे? किस वंश के थे? गुप्ता वंश के थे, यानी गुप्त पीरियड के थे। तो इसका प्रथम शासक कौन था? स्त्रीगुप्त। स्त्रीगुप्त के बाद में कौन हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच हाउ मत समझिएगा, भीम के पुत्र नहीं समझिएगा, यहाँ पे घटोत्कच दूसरा है। उसके बाद कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना? समुद्रगुप्त। इसका बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बात समझे कि नहीं? तो इसका कहानी बहुत ही है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अभी बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, फहियान कौन था? समझिएगा, फहियान के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? फहियान। तो देखिए, समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त। इसी के समय में एगो चीनी यात्री आया था। कौन? चीनी यात्री आया था यहाँ पे, जिसका नाम था फहियान। क्या नाम था? फहियान। फहियान। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दो। इससे चीनी यात्री से 2 पूछेगा कि फहियान कहाँ का यात्री था, तो क्या बोलिएगा? चीनी यात्री था, यानी कि चीन से आया था। कहाँ से आया था? उसके बाद फहियान जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ में आया कि नहीं? फहियान के बारे में समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांटा था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? यूरोप का समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? नेपोलियन को कहते हैं। क्या कहा? नेपोलियन। नेपोलियन का नाम सुने हो? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। या यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? तो नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि यह भी बहुत सारा राज्य को जीता था और ये भी बहुत सारे राज्य को जीता था। इसलिए यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? नेपोलियन। नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम होता है, एक राजा का नाम होता है जो बहुत सारे राज्यों को जीत लेता है। उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी एक राजा का नाम होता है जो बहुत सारे राज्य को जीत लेता है। ये सुनो, काहे से ताक रहा है?
अब आगे देखिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अब देखिए थोड़ा सा वेद समझिए। वेद कै गो था? बोलो जी। 4 था। कौन कौन? बोलो मधु। वेद कौन कौन 4 गो था? बोलो। ऋग्वेद पहला, क्या नाम था? ऋग नहीं, ऋग्वेद। दूसरा क्या था, नाम था? यजुर्वेद। क्या नाम था? तीसरा क्या था? सामवेद। चौथा क्या था? अथर्ववेद। क्या नाम था? 4 गो वेद था। इस वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन है। क्या वर्णन है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का वर्णन है। तुमसे कोई पूछेगा पुरुष सूक्त का वर्णन किस वेद में है तो क्या बोलोगे? ऋग्वेद में। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो सर पुरुष सूक्त क्या होता है? तो इसके अनुसार एक पुरुष में 4 वर्ण का चर्चा किया है। क्या, किसका वर्णन किया है? 4 वर्ण। 4 वर्ण यानी पहले जाति नहीं थी, पहले वर्ण हुआ करता था। तो वह वर्ण कितने थे? 4 थे। कितने वर्ण थे? आज भी वर्ण 4 ही है। तो कौन कौन वह 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वह 4 वर्ण कौन कौन थे? बोलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, शूद्र कह रहा है। ब्राह्मण जो है एक ही मनुष्य के बारे में बताया है। मुख को ब्राह्मण क्या कहा? मुख को क्या? मुख से ब्राह्मण। क्षत्रिय बाहु से, बाहु या फिर सीना से, ठीक है ना। उसके बाद वैश्य पेट और ये जांघ या पैर से। यानी एक अगर देखा जाए तो समझिए यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, इसको कहा गया कि ये जो है कि क्या है? ब्राह्मण है। क्या है? ये क्यों कहा गया? क्योंकि पहले के ब्राह्मण जो थे ना, वह मुंह से बोल के मंत्रों का उच्चारण करते थे, या फिर पंडित यानी कि मंत्रों के बारे में बताते थे या शिक्षा देते थे। क्या? तो शिक्षा मुंह से ही ना बोल के दिया जाता है। तो इसलिए ऊपर वाले को जो शिक्षा देता था उसको ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया? समझ में आया कि नहीं? जो शिक्षा देता था उसे क्या कहते थे? ब्राह्मण। कोई भी दे सकता था, वह छोटी जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो, कोई भी जो शिक्षा दे, शिक्षा कार्य करे, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा यहाँ पे बाहु, भुजा, यानी इस पूरे भुजा, ये सीना जो है, ये आपको क्या कहलाया? क्षत्रिय कहलाया। तो इनका क्या काम था? ये बाहु यानी कि अपने हाथों के बल से ये लड़ते थे, योद्धा होते थे। क्या होते थे? योद्धा होते थे और रक्षा करते थे लोगों को। क्या करते थे? तो क्षत्रिय क्या काम था? रक्षा करना, युद्ध लड़ना। क्षत्रिय क्या काम था? रक्षा करना। तो किसकी रक्षा करना? लोगों की रक्षा करना और युद्ध करना, वो क्षत्रिय कहलाए। तो उस समय जो भी, चाहे वो ऊंची जाति तो था ही नहीं, जो भी लड़ते थे या जो युद्ध करते थे उसे क्षत्रिय कहा गया। क्या कहा गया? समझ में आया कि नहीं? उसके बाद में देखिए पेट लिखा हुआ। पेट यानी कि भरण पोषण, यानी कि पेट का मतलब जो बिजनेस करता था। क्या बिजनेस करता था उसे वैश्य कहा गया। यानी कि जो कृषि कार्य करता था, बिजनेस करता था, उसे क्या कहा गया? वैश्य कहा गया। और शूद्र पैर से इसलिए कहा गया, पैर का मतलब सेवा पानी, जो सेवा पानी का काम करता था उसे शूद्र कहा गया। तो सेवा पानी का कोई भी, जैसे कि नाई, बाल काटना, ठीक है ना, कपड़ा धोना, तो ये सब क्या था आपको? ठीक है ना। तो जो भी इस तरह का काम करता था, आज भी आप देखेंगे हमारे समाज में, देखेंगे तो एक पद बना दिया गया, डीएम का पद। तो डीएम डिसीजन लेता है, उसके नीचे जो आता है वो कर्मचारी होता है, सबसे जो नीचे आता है वो चपरासी होता है। तो चपरासी डीएम का काम करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? वो चपरासी का लेवल का है तो चपरासी ये काम करेगा। वही चपरासी खूब पढ़ लिख कर डीएम का पोस्ट हासिल करता है तो डीएम का काम करता है।
बात समझे कि नहीं? तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमारे देश में इतना जातिवाद हो गया है, इतना जातिवाद का गंध लोग मचा दिया है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोग जातिवाद के बारे में हम क्या बताएं, तो बड़े बड़े लोग नहीं बता पाते हैं, तो आप लोग तो छोटे हैं। चलिए ये समझते, यही पुरुष सूक्त में वर्णन है। किस में वर्णन है? यानी एक पुरुष के पूरे शरीर को बता दिया कि 4 वर्ण हैं, मुख, बाजू, पेट, पैर। समझ में आया कि नहीं? ओके यस। तो इसका वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक थे आपको मौर्य वंश में, मौर्य वंश का संस्थापक थे, क्या नाम था मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य। कंफ्यूज नहीं होना है, समझिए। अब कहिए सर चंद्रगुप्त तो यहाँ भी लिखे हैं, 2 चंद्रगुप्त तो यहाँ भी है, तो क्या इसमें मौर्य लिखे हैं? देखिए तो हम प्रथम और सेकंड लिखे हैं, तो जब प्रथम और सेकंड लिखे तो ये गुप्त वंश का था। कौन वंश का था? और जब मौर्य लगा दे तो कौन वंश का? मौर्य वंश का। पहले ही आया था तब ही आया था। तो इसी में चंद्रगुप्त मैंने इसी के दरबार में इनका प्रधानमंत्री रहते थे। क्या? प्रधानमंत्री। और उनका नाम था आपको विद्यार्थीगण चाणक्य। नाम सुने हो? चाणक्य। क्या नाम था इनका? दूसरा भी नाम था कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। या इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। यानी एक ही व्यक्ति का 2 नाम। जैसे मेरा तो बहुत सारा नाम है, आप लोग जानते हैं बहुत सारा नाम? नहीं जानते हैं, तो एक ही नाम जानिए तत्काल में। तो चाणक्य, और यह जो है एक पुस्तक लिखे हैं, यह एक पुस्तक लिखे हैं, इनका नाम है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र कौन लिखा है? तो चाणक्य लिखा है। कौन लिखा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी डिटेल में बता दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो खाली आंसर करा देते तो उतना समझ में नहीं आता। तो अर्थशास्त्र कौन लिखा है? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? प्रधानमंत्री। किसका प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। अब मौर्य वंश किस पे था? तो मगध पे था। कौन समझ आते? समझ में आया कि नहीं? तो पूरा हम लाइन से आपको समझा दिए। ये सुनो, उपनिषदों की संख्या कितनी थी? जैसे वेदों की संख्या कितनी थी? 4। उसी प्रकार उपनिषद होता है। क्या होता है? उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। एगो होता है पुराण। क्या होता है? पुराणों की संख्या 18 थी। कितनी थी? 18 है और 18 थे। वेदांग कितने थे? एक वेदांग भी होता है। वेदांगों की संख्या आपको 6 थी। उपनिषद वेदांग हो गया, पुराण हो गया, 18। ये सब पूछेगा तो बता दीजिएगा। कुछ किताब है, उस किताब का नाम आपको याद होना पड़ेगा। क्या? कुछ किताब है, उस किताब का नाम याद होना पड़ेगा। जैसे देखिए मुद्रा राक्षस किताब और लेखक। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र, इंडिका। कुछ किताब का नाम लिख दे रहे हैं, ये सब पूछता है, ठीक है ना। कादम्बरी, कादम्बरी। इसका राइटर देखिए मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। सबका हम राइटर लिख देते हैं, ठीक है ना। विशाखा दत्त, विशाखा विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र का चाणक्य हो गया, चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य। इंडिका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। कादम्बरी बाणभट्ट। तो कुछ किताब है और उसके लेखक का नाम पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके।
कोई दिक्कत? देखिए, जब ये नगर बना था ना, तो उस समय इस नगर को महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजनपद। क्या बोलते थे? उस समय टोटल कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? 16 गो महाजनपद थे। क्या याद है कि नहीं? बोलिए जल्दी। 16 गो महाजनपद था। कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद था। इस 16 महाजनपद जो है किस किताब में है? आगुंतर निकाय। क्या? आगुंतर निकाय तथा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो ये आगुंतर निकाय जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्या? बौद्ध धर्म का था। क्या था? बौद्ध धर्म का पुस्तक था। भगवती सूत्र जो था वो जैन धर्म का था। जैन धर्म। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि आगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का किताब था और भगवती सूत्र जैन धर्म का किताब था। इसी दोनों किताब में कहा गया कि आज से लगभग 2600 साल पहले 16 गो महाजनपद था। कितना महाजनपद था? और उस 16 महाजनपद में एक मगध जनपद था जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था। क्या? जो सबसे बड़ा महाजनपद था। उसी मगध जनपद पे आपको ये सब क्या है? आपको वंश है। उसी वंश में हम लोग मौर्य वंश के बारे में कुछ आज पढ़े हैं और थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में पढ़े हैं। बात समझे कि नहीं? उसी से संबंधित क्वेश्चन आया है। आपको वेद और ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है सब हम बताते जा रहे हैं। जब वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बोलो ना। अब देखिए, ये 16 गो महाजनपद जो है हम लिखवा दिए हैं कि कौन जनपद महाजनपद कहाँ था। ठीक है ना? ये मगध कहाँ था? मगध अपना पटना में था। कहाँ था? पटना बिहार में था। ठीक है ना? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? जल्दी बोलो। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी नहीं बोले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? बोलिए जल्दी। है मौर्य वंश, यहाँ पे आइए थोड़ा समझाते हैं। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। कब किए थे? 321 BC में किए थे। कब किए थे? 321 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आया? बिंदुसार। कौन आया? इनका बेटा का नाम, चंद्रगुप्त बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा का क्या नाम था? अशोक। क्या नाम था? अशोक। जो कब बैठा गद्दी पे? कब बैठा? 269 BC में। कब बना? 269 BC में। और यही अशोक जो है बहुत मारकाट करता था, बहुत युद्ध करता था। वो हर क्षेत्र में जाता था, उसको जीत लेता था। अशोक का अपना एक कहानी है। और एक समय आता है कि 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम होता है कलिंग का युद्ध। क्या नाम होता है? कलिंग का युद्ध। कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। कौन करता था? अशोक किया। और अशोक कलिंग को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कौन किया था? अशोक। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पोता। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पोता तथा बिंदुसार का बेटा, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। संस्थापक के पोता थे। ठीक है ना? और यह कलिंग जो है आपको उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली। इसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली। राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। पूछता है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अभी देखिए क्या बोल रहा है।
हे अल्लाह तुम लोगों का तल्ला माफ़ करे। ठीक है ना। अब देखिए कि हो गया प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो धम्म का शुरुआत भी अशोक किया था। अब इतना ना लिख दिया, कहाँ लिखे? हाँ, धम्म का शुरुआत किया था अशोक। क्या किया था? धम्म का शुरुआत किया था। क्या? धम्म का शुरुआत। आपको इसका भी कहानी है कि धम्म मतलब धर्म का शुरुआत किया था। अशोक बहुत मारकाट करता था। क्या करता था? युद्ध करता था। एक बार जब कलिंग का युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें लाखों सैनिक मारे गए। कितने मारे गए? लगभग बहुत सारे 2-3 लाख लोग सैनिक मारा गया। अब मारा गया तो समझिए उतना लोग का, किसी का सर काट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पेट में मार दिया। मतलब बहुत सारा ब्लड वहाँ पे ऐसे खून निकल रहा था जैसे कि मानिए कि एक धारा बह गया था। ठीक है ना, नदियों के जैसा धारा बन गया था। ठीक है ना। उस खून को और उस नरसंहार को देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। किसका? अशोक का। किसका? तो अशोक जो है युद्ध को छोड़कर धर्म का प्रचार करने लगा। क्या प्रचार करने लगा? और उसी समय अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वही धर्म का शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक। क्यों किया था? क्योंकि कलिंग का युद्ध हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत सारे नरसंहार को देखकर उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और वह जो है धर्म का व्यवस्था कराया, यानी कि धर्म का व्यवस्था कराया। और धर्म में कहा कि किसी भी लोगों को मारना पीटना नहीं है, युद्ध करना ही नहीं है, प्यार से रहना है, शांति से रहना है, यहाँ तक कि जानवर को भी नहीं मारना है। सोचिए कितना परिवर्तन हो गया। बात समझे कि नहीं? चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, एक सुदर्शन झील है। क्या है? सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदामन करवाया था। कौन किया था? इसके बारे में हम वीडियो में बताए थे कि सुदर्शन झील जो था ना, मौर्य शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मौर्य शासकों ने। आपको गुजरात के आसपास का क्षेत्र था कठियावाड़, वहाँ पे बनवाया था सुदर्शन झील। और उस सुदर्शन झील का मुरम्मत करवाया था सातवाहनों ने। सातवाहनों का मतलब कि है सातवाहन, है सातवाहन है ना, इसका जो प्रमुख राजा जो था उसका था रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन। इसी ने आपको सुदर्शन झील, किसका? सुदर्शन झील बनवाया था। क्या बनवाया था? सुदर्शन झील बनवाया नहीं था, मरम्मत करवाया था। क्या करवाया था? पहले झील का भी निर्माण होता था। हाय देखिए कहाँ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसका भी इसी के दरबार में मेघास्तिनीज आया था। कौन आया था? मेघास्तिनीज। इसका भी एक कहानी है, क्योंकि इतना कहानी है कि कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है ना। वीडियो को जाकर बार बार देखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। कहिएगा सर मेघास्तिनीज कुछ अजीब नाम नहीं लग रहा है? लग रहा है आप लोग? चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा नाम लग रहा है, लेकिन मेघास्तिनीज। आप लोग सिकंदर का नाम सुने हैं? सिकंदर जो है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो जानकारी होना चाहिए। सिकंदर विश्व विजेता था। क्या था? विश्व विजेता किसे कहते हैं? जो पूरे विश्व को जीत लिया था। तो जब सिकंदर का आसपास में 326 ईसा पूर्व की बात है, जब सिकंदर पूरा विश्व को जीत रहा था तो सोचा कि चलो भारत को भी जीतते हैं। क्या सोचा? भारत को भी जीतते हैं। तो भारत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत। तो भारत का जब शुरुआती एंट्री करता है तो एंट्री में कोई दूसरा एक राजा होता है, ठीक है ना, उससे युद्ध होता है। उसका उस राजा से युद्ध होता है और सिकंदर उस राजा को परास्त कर देता है, यानी कि हरा देता है। अब वो सिकंदर चाहता है कि भाई हम आगे चले, और आगे आए तो मगध के क्षेत्र में जाए। कहाँ जाए? मगध के क्षेत्र में। इस चीज़ को समझिए कहानी की तरह, तो अब जाके समझ। वीडियो चल रहा है, देखिए तो समझो इस कहानी को। सिकंदर जो था, आपको मान लीजिए ये वाला मान लो उस समय कि इस तरह से भारत था, इस तरह से भारत था, और सिकंदर इधर से आ रहा था। और यहाँ राजा पोरस था। क्या नाम था इसका? पोरस जो ना था, यहाँ का क्षेत्र पे
उसका अपना राज्य था, और इस राजा पोरस को सिकंदर जो है उसको हरा देता है, क्या कर देता है। और यहाँ ये पूरा एरिया जो था मगध का था, क्या मगध का था, किसका था, मगध का था। और मगध का राजा, आइए मगध का राजा कौन था, खुश रहो, मगध का राजा ये था। मगध पर जो है आपको बताएं कि मगध पे सबसे पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, और फिर नंद वंश था, तब ना मौर्य वंश आया था। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य वंश के पहले यहाँ पे नंद वंश का शासक था। तो जब सिकंदर भारत में आया तो सिकंदर राजा पोरस को हरा दिया यहाँ पे, और वो सोचा कि आके मगध पे भी हरा देते हैं। अब मगध पे उस समय नंद वंश का शासक था, किसका था, और नंद वंश के पास बहुत सारी सेना थी। अगर यहाँ पे आता तो निश्चित रूप से हार जाता है, लेकिन संयोग से सिकंदर जो है यहाँ पे ब्यास नदी है, और इसी ब्यास नदी को इसका सेना पार करने से मना कर देता है, और मना कर देता है तो फिर सिकंदर वापस अपने घर चला जाता है, और उसका विश्व विजेता का सपना अधूरा रह जाता है। वह इंडिया को जीत नहीं पाता है। जब इंडिया को नहीं जीता है फिर भी वो कहता है कि हम हारे नहीं हैं। वह जब घर वापस जाता है तो शायद उसका तबीयत खराब हो जाता है, तो अपने सेनापति को कहता है कि जाओ और मगध पे आक्रमण कर कर हमको उसका राजा को बंदी बना कर लाओ। तो सिकंदर का सेनापति उस समय था आपको सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था उसका, सेल्यूकस निकेटर था। वह आता है मगध पे आक्रमण करने। जब वह मगध पे आक्रमण करने आ जाता है 1-2 साल बाद, तब तक नंद वंश का शासन समाप्त हो जाता है। किस वंश का शासन रहता है, मौर्य वंश का रहता था। उस समय राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। जब सेल्यूकस निकेटर आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका युद्ध होता है, क्या होता है, युद्ध होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य बुरी तरह से उसको परास्त कर देता है, बुरी तरह से सिकंदर के सेनापति को हरा देता है। और सिकंदर का सेनापति हार जाता है तो अपनी बेटी का शादी किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसके बदले में एक बहुत बड़ा विद्वान दे देता है जिसका नाम होता है मेघास्तनीज। और यही मेघास्तनीज जो है आपको एक किताब लिख देता है जिसका नाम हो जाता है इंडिका। और इसी इंडिका का पूरा चर्चा आपको पूरा मौर्य प्रशासन से है। बात समझे कि नहीं, तो इसीलिए कहानी वहाँ से उठाए हैं, इंडिया यहाँ पे कर दी। बात समझ में आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, शिलालेख। अभी बताए हैं कि अशोक जो था वो क्या था, अशोक बहुत युद्ध लड़ता था, और युद्ध लड़ता था तो वह जो है आपको चारों तरफ युद्ध ही युद्ध करता था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कलिंग युद्ध में, बताया है ना। और जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो वह धर्म का शुरुआत कर देता है। जब धर्म का शुरुआत करता है तो वह जो है बहुत बड़ा बड़ा लेख लिखता है, शिलालेख। क्या लिखता है, शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर का चट्टान, शिलालेख यानी शिला भी होता है पत्थर, पत्थर पर लिखता है, क्या पत्थर पे लिखता है। तो कहता है कि सर क्या लिखता है, शायरी थोड़े लिखेगा वह लिखता है आपको कि हमको कैसे रहना है। तो वह 14 को शिलालेख बनाता है, कितना, 14 को शिलालेख बनाता है। तो 14 को शिलालेख पे अलग अलग चीज़ें लिखा हुआ है। उसमें 13वें शिलालेख पर लिखा है कलिंग विजय के बारे में, किसके बारे में, कि वह कलिंग में जाता है, कैसे युद्ध करता है, कैसे विजय पाता है, और तथा उसी समय उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो 13वें शिलालेख में क्या चर्चा है, कलिंग का युद्ध तथा हृदय परिवर्तन। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ विद्यार्थी कि शिलालेख में कलिंग के विजय के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है, तो 13वें, किस अभिलेख से पता चलता है, 13वें। 14 को टोटल कितना शिलालेख है, 14 को। 14 को में प्रथम में कुछ और लिखा है, द्वितीय में कुछ और लिखा है, तृतीय में कुछ और लिखा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 सब में अलग अलग लिखा है। तो 13वें में क्या लिखा है, तो 13वें में लिखा है आपको कलिंग के विजय के बारे में और हृदय परिवर्तन के बारे में। यस और नो। चलिए नेक्स्ट, सुदर्शन झील का अभी बताए हैं कौन निर्माण का, रुद्रदामन बोले किया था, कनिष्क। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। कल कुछ क्वेश्चन इससे भेज देंगे। टोटल क्वेश्चन आपको लगभग 67 को है। इतना लंबा वीडियो होगा, 2 घंटा का वीडियो होगा, 1.5 घंटा का। बात समझे कि नहीं, तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि इसको करना होता है ना। वीडियो को देख लीजिएगा 3-4 बार, तो आप लोग को इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर कम आया तो समझ लेना। बात समझे कि नहीं। चलो।